मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन सबको ये चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। और एक आखिरी चिट्ठी में मैंने एनआईए से ये पूछा है बड़े साफ शब्दों में कि आपने जो मणिपुर में होने दिया और वहाँ पे अभी तक आप हथियार बरामद नहीं कर सके, जो नॉर्थ ईस्ट में ऐसी संस्थाएं हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत टाइम से शांत बैठी हैं, वो दोबारा सक्रिय हो सकती हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियाँ ये असला मणिपुर से कश्मीर ट्रांसफ़र कर सकती हैं और वहाँ पे कश्मीर में उग्रवादी हरकतों के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे वो दूसरी कौम के लोगों को मारने के लिए और खुद को मरने के लिए भी तैयार हैं, ऐसी शपथ ले रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन सबको ये चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। और एक आखिरी चिट्ठी में मैंने एनआईए से ये पूछा है बड़े साफ शब्दों में कि आपने जो मणिपुर में होने दिया और वहाँ पे अभी तक आप हथियार बरामद नहीं कर सके, तो अगला क्या है? क्या इस देश में टैंकों की, मिसाइलों की और न्यूक्लियर मिसाइलों की लूट होगी? क्या ये देश एक रोग टेररिस्ट स्टेट बना दिया जाएगा आपकी वॉच के अंडर? ये मैंने एनआईए के डायरेक्टर से पूछा है और इसको मैंने कॉपी किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, हमारे आर्मी के जनरल श्री मनोज पांडे को, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को, सीबीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आज हालत ये है कि मणिपुर में जो लूट हुई वो तकरीबन अप्रैल से चल रही थी और अगस्त में मेरे जैसे एक सिविलियन को वहाँ जाके एक याचिका डालनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि ये लूट हो रही है, इसको रोका जाए। अगस्त में वो याचिका डलने के बाद वो लूट रुकी, लेकिन तब तक हम इतना अपना असला गंवा चुके थे कि जो पाकिस्तान और चीन भी आज तक पिछले 76 साल में नहीं कर सके। आर्मी की और पैरामिलिट्री की एसोसिएशंस ने सपोर्ट में लेटर लिखी और उसमें आर्मी एसोसिएशन वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन बड़े क्लियरली कहता है कि ये असला पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने में काम आ सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट में ऐसी संस्थाएं हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत टाइम से शांत बैठी हैं, वो दोबारा सक्रिय हो सकती हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियाँ ये असला मणिपुर से कश्मीर ट्रांसफ़र कर सकती हैं और वहाँ पे कश्मीर में उग्रवादी हरकतों के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। और आज पिछले कुछ महीनों में आप देखिए कि किस तरीके से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। मुझे नहीं पता इनका संबंध है कि नहीं है, लेकिन एक्स लेफ्टिनेंट जनरल्स, एक्स होम सेक्रेटरी, एक्स डीजी ऑफ असम राइफल्स, इन सभी का मानना है कि जो मणिपुर में हुआ है वो स्टेट कॉम्प्लिसिटी से हुआ है। तो अगर हमारी स्टेट ही वो कर लेगी तो हमें दुश्मन की ज़रूरत क्या है? पार्लियामेंट सिक्योरिटी में भी एक ब्रीच हुई और वो ब्रीच बड़ी ही सरप्राइजिंग है कि कैसे पार्लियामेंट, जहाँ पे कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, दोबारा से मैं उनका कोट करता हूँ कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है, और कैसे कोई घुस गया, क्यों वो लोग जब पार्लियामेंट में भाग रहे थे तो मार्शल्स कहाँ थे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसीलिए दोबारा से मुझे अपना काम छोड़ के एक और पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डालनी पड़ी कि ये पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुई और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो किसी भी पार्टी के हों लेकिन वो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तकरीबन 150 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया इस बिना पे कि वो सवाल पूछ रहे थे। और उनको पार्लियामेंट के बाहर आके बैनर्स लेके खड़ा होना पड़ा, सेव डेमोक्रेसी। अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, जिनको कि डेमोक्रेसी बचाने का एक दायित्व है, उनको आज सेव डेमोक्रेसी के बैनर्स लेके खड़ा होना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं आज हम कहाँ पर हैं। कैसे पार्लियामेंटेरियंस, 150 पार्लियामेंटेरियंस को सस्पेंड कर दिया गया। और ऐसे बिल, कुछ की बात अतुल ने करी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बिल, लेकिन उसके अलावा 2 और बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। एक 150 साल पुराना अंग्रेज़ों का बनाया हुआ आईपीसी, उसको बदला गया और हमारे मैक्सिमम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में ही नहीं थे, तो उनकी वोट ही नहीं हुई। हमें पता ही नहीं चला कि उन बिल्स में क्या क्या है।
अगर हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की दोबारा से बात सुने, लॉयर्स की बात सुने, तो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो बिल थे उससे ज़्यादा हानिकारक ये नई जो आईपीसी को रिप्लेस करने वाले बिल्स हैं वो हैं। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन बिल है, वो पास किया गया है जिससे कि हर आवाज़ जो प्रश्न करती है उसको बड़े आराम से, और वो आवाज़ मीडिया की भी क्यों ना हो, आज उन बिल्स के द्वारा जो कि अब लॉज में तब्दील हो गए हैं, उन आवाज़ों को दबाया जा सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि वो सही हैं या गलत हैं, मुद्दा ये है कि क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस को लीगली सस्पेंड किया गया और क्या उनकी सस्पेंशन में ये बिल्स पारित होने चाहिए थे, और क्या ये बिल अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि नहीं, ये मेरी PIL है। और CBI की, NIA की जब हमने बात करी तो आप देखिए मणिपुर में CBI की टीम गई इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन CBI की टीम भी खाली हाथ वापस आ गई। क्यों? क्योंकि एक मॉब आके बैठ गया और CBI टीम को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दी गई। हमारे मणिपुर की स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का इससे ज़्यादा फेलियर का और क्या सबूत हो सकता है कि एक इतना असला चोरी हुआ। यही पहले भी वक्ताओं ने कहा कि इतना असला अगर इसका एक क्षण भर भी कहीं और किसी राज्य में या किसी और व्यक्ति ने किया होता तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया होता या उस पूरी कौम को ना जाने क्या क्या कह दिया गया होता। लेकिन यहाँ पे महीनों तक ये चलता रहा और CBI भी जो है वो सफल नहीं हो सकी इन्वेस्टिगेशन करने में। कोर्ट के बहुत ही सख्त आदेशों के बावजूद आज महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कार्य जिसका कि कोर्ट ने निर्देश दिया था कि FIR हो और जो गिल्टी हैं वो उन पर कार्रवाई हो और आर्म्स रिकवरी हो, आज भी वो नहीं हुआ है। और ईस्टर्न कमांड के जो हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं उनको कुछ हफ्ते पहले प्रेस में ये कहना पड़ा कि जब तक ये असला रिकवर नहीं होगा तब तक हम मणिपुर में शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। आज देश के जो और मुद्दे जिनको कि हम यहाँ पे आप सबके सामने रखना था कि किस तरीके से इस देश में वादा खिलाफी एक आदत बन गई है कि हमने वादा किया किसानों को कुछ देने का, आज किसान हमारा प्रताड़ित है। हमारे किसान को सड़कों पर अपना अनाज, अपनी फसल वो जो है वो बेचनी पड़ रही है, रोड़नी पड़ रही है। किस तरीके से मणिपुर का ही एग्जाम्पल लें तो किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया और गैंग रेप किया गया। लेकिन ये केवल मणिपुर में नहीं हो रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार देश भर में हो रहा है। आज इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा वायरस, जो शायद कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है, वो है नफ़रत का वायरस। वो लोगों की रग रग में वो बसा दिया गया है, घुसा दिया गया है, और छोटे छोटे बच्चे वो दूसरी कौम के लोगों को मारने के लिए और खुद को मरने के लिए भी तैयार हैं, ऐसी शपथ ले रहे हैं। और ये वीडियो और ये ऐसी रैलीज़ भी देश भर में हो रही हैं और हमारा प्रशासन वो इसको होने दे रहा है। देश का संविधान उसको तार तार कर दिया गया है और देश का, मैं जो कहता हूँ, एक फैब्रिक है उसको तोड़ दिया गया है। तो हमें सबको, हर इंसान, 90%, 95% ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, उनको सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए। तो आप डरना बंद कीजिए, क्योंकि ये भी एक आज सत्य है कि लोग इतने डरे हुए हैं। ये एक आतंकवाद है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर किसी के ऊपर किसी भी तरीके से आतंकवाद होता है, ज़रूरी नहीं है आतंकवाद गोली मार के होता है, आप 10 लोगों को गोली मार दीजिए और अगर अगले 100 उसके कारण चुप हैं, डरे हुए हैं, अपने हक की बात नहीं कर पा रहे या प्रताड़ित हैं, तो वो भी आतंकवाद है। तो उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है। सरकारें, पॉलिटिशियंस जो मर्जी करते रहें, लेकिन उसके अलावा एक सेपरेट वर्ग है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना फ़र्ज़ निभाए, अपनी
कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ को ध्यान में रख के आप अपना फ़र्ज़ निभाइए और आप भी डरना बंद कीजिए और सबको डराना बंद कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।